आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में व्यापारियों के उत्पीड़न का मामला उठाया। उन्होंने व्यापारियों के हितों को लेकर जांच कर उनको राहत देने की मांग की है। वहीं सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूरे मामले को तथ्यों को सदन के पटल पर रखने के निर्देश दिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में व्यापारियों के हितों की मांग उठाई। उनका कहना था कि यूपी में जीएसटी की छापेमारी से छोटे मझोले व्यापारी काफी त्रस्त हैं। सांसद संजय सिंह ने पूरे मामले में जांच कर व्यापारियों को राहत दिलाने की मांग की। मान्यवर, एक हफ्ते तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर जिस तरीके से छापेमारी का आतंक हमारे छोटे व्यापारियों के ऊपर डाला गया, छापेमारी का जो आतंक डाला गया, उससे उनको राहत मिलनी चाहिए। छापेमारी तो दूर की बात है मान्यवर, जीएसटी के अधिकारी नहीं गए छापामारी करने के लिए, पुलिस बल साथ में लेके गए, चेक भरवा के लेके आए। अयोध्या का मामला, एक व्यापारी से 5 लाख का चेक लिया, गोंडा में एक व्यापारी से 3 लाख का चेक लिया। अरे भाई, आप मामले की जांच कीजिए, उसके बाद तब आप टैक्स लीजिए। आपने मामले की जांच भी नहीं की। छोटे मझोले जितने भी व्यापारी हैं, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में आपने तंग कर रखा है। राज्यसभा में संजय सिंह ने कहा कि जीएसटी जब लाया गया था तब ऐसा माना जा रहा था कि सबको टैक्स की जटिलता से छुट्टी मिलेगी, लेकिन महंगाई के बढ़ने से टैक्स का बोझ छोटे व्यापारियों पर बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, जब जीएसटी का कानून इस देश के अंदर लाया गया तो देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि जीएसटी के माध्यम से आम आदमी को टैक्स देने में राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी टैक्स की जटिलताओं से छुट्टी मिलेगी और टैक्स भरने में उनको आसानी होगी। लेकिन मान्यवर, महंगाई बढ़ती गई, टैक्स का बोझ आम आदमी पे बढ़ता गया और इसके बाद जहां तक व्यापारियों का सवाल है, छोटे व्यापारी टैक्स की जटिलताओं से, टैक्स भरने की प्रक्रियाओं से और रोज रोज के संशोधन से ऊब चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में टैक्स के नियमों में जीएसटी आने के बाद संशोधन किया गया। मान्यवर, सांसद संजय सिंह ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था को लेकर लोग खासी खुश थे, लेकिन मल्टीपल टैक्स से स्थितियां ठीक नहीं रहीं। और टैक्स आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स, लोगों के मन में धारणा थी कि 10% का टैक्स होगा, 5% राज्य को जाएगा, 5% केंद्र को जाएगा। आपने वन नेशन मल्टीपल टैक्स की व्यवस्था ला दी, किसी पे 2%, किसी पे 5%, किसी पे 18%, किसी पे 28%। और इतने टैक्स लादने के कारण पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दूध महंगा, छाछ महंगा, सरसों का तेल महंगा, आम आदमी की जिंदगी की हर एक चीज, गरीब की थाली महंगी कर दी। मान्यवर, ऐसी सरकार है कि रोटी पर 5% और पराठा पे 18% टैक्स। ये कैसी टैक्स की प्रणाली है मान्यवर? सांसद संजय सिंह ने सभापति के जरिए सरकार से मांग की कि व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। वहीं सभापति ने सभी तथ्यों को सदन के पटल पर रखने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन विवाद पे अपनी प्रतिक्रिया दी और भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इस बात का जिक्र भी किया और विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। सीमा पर भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन संसद भवन में लगातार हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। सर, चीन को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर बयान भी दे चुके हैं, किसी भी तरीके से भारतीय सेना को नुकसान नहीं हुआ। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे हमारी कुछ स्ट्रेटजी होती है, जियो पॉलिटिक्स होती है, जियो स्ट्रेटजी होती है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है। हमारे ही विपक्ष ऐसा है कि उन मुद्दों पर भी वो चर्चा करके और दुश्मन को भी उसको ये बात पता चले। तो सरकार का क्या पहलू है, सरकार हमारा क्या किया, और राजनाथ सिंह जी का बयान अपने आप में पर्याप्त है और ये इस प्रकार की बातें करना देश के लिए ठीक नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अजय राय, उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि अमेठी में स्मृति ईरानी आती हैं और लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं?
अजय राय जी की पृष्ठभूमि को मैं जानता हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो ये वो है अपने हाईकमान को खुश करने के लिए, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने ही राहुल गांधी को हराया है, तो उनके खिलाफ बोल करके वो सहानुभूति लेना चाहते हैं। और जो पार्टी और जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता है वो अच्छी बात नहीं है। जिसको वो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो एक प्रतिष्ठित देश की कैबिनेट मंत्री हैं, वो बेहतरीन कलाकार हैं। उनके सीरियल जब आते थे तो उस समय घरों में एक हिसाब से, सड़कों में महिलाएं अघोषित कर्फ्यू लग जाया करता था। तो इस प्रकार की टिप्पणी करना, कला को अभद्रता कहना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर, अखिलेश यादव हाल ही में इरफान सोलंकी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाकर परेशान कर रही है। एक भी झूठा मुकदमा बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती है। और जो भी मुकदमे हैं वो गुण दोष के आधार पर हैं, और आईओ होता है वो मेरिट और डीमेरिट के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर वो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाता है या चार्जशीट लगाता है। किसी को कोई परेशानी है तो कानपुर में ही अगर एसओ ने लिखा है तो सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, शायद वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है, तो वो एसीपी, डीसीपी, देन ज्वाइंट कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर, देन कानपुर के कमिश्नर, इतने लोगों को कोई मैनेज नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि कोई दिक्कत है तो वो माननीय कोर्ट में भी जा सकते हैं। उन पर जो मुकदमे हैं वो बहुत गंभीर मुकदमे हैं, और एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण के लिए हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। राष्ट्र हित सर्वोपरि हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण वाले बयान देती है और इसी के कारण देश कहीं ना कहीं खंडित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। एमएलसी श्रीचंद शर्मा का दिल्ली दौरा है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की। दादरी अलीगढ़ बाईपास का पुनर्निर्माण कार्य कराए जाने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया और नितिन गडकरी से मुलाकात उन्होंने की थी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया गया। दादरी अलीगढ़ बाईपास का पुनर्निर्माण कराए जाने पर आभार व्यक्त किया। और दिल्ली में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस ने उपराज्यपाल की मौजूदगी में नशीले पदार्थों को नष्ट किया। मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा समेत पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान 2900 किलो नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया, की कीमत 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे ऐतिहासिक कदम इसे बताया। दिल्ली में एक नया इतिहास लिखा गया है और क्राइम ब्रांच ने, स्पेशल ब्रांच ने जो ड्रग्स को पकड़ा था उसे आज जो है जलाया गया है। ये लगभग 2894 केजी ड्रग्स है जिसकी वैल्यू 1500 करोड़ से ज़्यादा है। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स को पकड़ कर जलाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि देश में माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ड्रग्स को कैसे इस देश से कम किया जाए और उससे पकड़कर लोगों को पनिशमेंट दिया जाए, उसका एक अभियान चल रहा है। जब कोई देश प्रोग्रेस करता है तो हमेशा वो ताकतें जो चाहती हैं कि देश कमज़ोर हो, उसमें ड्रग्स जैसे मेनस को जो है कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट कराया जाए। इन डेज में देखा गया है कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा देश में आ रही है और हमारी फोर्सेस उसे पकड़ भी रही हैं, पनिशमेंट भी दिए जा रहे हैं। इस तरीके के अभियान जब शुरू किए जाते हैं तो उसका लक्ष्य होता है कि हमारा जो यूथ है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से अमरोज एकेडमी का नाम उभर रहा है और छात्रों की माने तो इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों का रिजल्ट बेहतर आता है। हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने इस बीच कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर बीएम दुबे से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। काफी तेजी से उभर रहा है।
हालांकि सच्चाई भी है, छात्रों से जब बात हुई तो छात्रों का कहना है कि पढ़ाई को तो पढ़ाई, यदि शिक्षक वहां पढ़ाते हैं तो 2 मिनट में दिमाग में मेरा बैठ जाता है। उस शिक्षा संस्थान का नाम है अम्बरोज एकेडमी, जिसके डायरेक्टर हैं बीएम दुबे, जो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। दुबे जी, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर पटना में इतना इंस्टीट्यूट है, उसके पास लोग नहीं जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं एडमिशन के लिए, आपके पास क्यों आ रहे हैं? देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले क्या होता था कि कोचिंग के नाम पे एकदम हाई लेवल से या एकदम लो लेवल से पढ़ा दिया जाता है। एनसीईआरटी को जनरली लोग फॉलो नहीं कराते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले बेसिक से एकदम जीरो लेवल से एनसीईआरटी को ठीक से कंप्लीट करा देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का 11th-12th का बेस तैयार हो जा रहा है पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग नीट या जेईई की तैयारी उनको फुल फ्लेजर में एकदम बढ़िया से करवा देते हैं। इससे बच्चे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स ला देते हैं और कंपटीशन में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों में इसके वजह से ललक बढ़ रही है और बच्चे आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं हम लोग के। कौन कौन सा कोर्स करा रहे हैं अपने यहाँ? हम लोग के यहाँ कोई भी बच्चा जब 10th पास कर लेता है तो उसके बाद जेईई और नीट के लिए आता है, तो उसमें 11th-12th की भी तैयारी हम लोग करवाते हैं। दुबे जी, आप तो बिहार से जुड़े हुए हैं, पता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है, आपसे भी छिपा हुआ नहीं है, ना हम लोगों से छिपा हुआ है। गरीब छात्रों के लिए क्या व्यवस्था दे रहे हैं पटना में? इसलिए कि पूरे बिहार के छात्रों का नजर अक्सर आपके कोचिंग सेंटर पे है। अब वो सोच भी रहे होंगे कि हमारे पापा किसान हैं, हम कैसे वहां पे जाएंगे, तो उनके लिए क्या है? देखिए, पूरे बिहार में हम लोग का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से हम लोग जो भी बढ़िया जो मेधावी छात्र हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उस टेस्ट में हम लोग बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देते हैं। तो उस टेस्ट को बच्चे क्वालिफाई करें, उस टेस्ट में बैठें और उसके थ्रू उनको वो सुविधा मिल जाएगा। यहाँ भी सेंटर पर आकर के जो टेस्ट नहीं दे पाए आकर टेस्ट दे देंगे। अगर उनमें प्रतिभा है तो पैसे की वजह से उन्हें लौटने हम लोग नहीं देंगे। ये हम लोग का मिशन है सर जी। अच्छा दुबे जी, एक चीज और, जो लास्ट सवाल आपसे, यदि मीडियम फैमिली के बच्चे हों, उतना आपका जो चार्जेज आज के डेट में जो कोचिंग का चल रहा है वो नहीं दे पाते हैं, तो क्या इंस्टॉलमेंट का भी व्यवस्था आपके यहाँ है? जी हाँ, अगर कोई मीडियम क्लास के बच्चे हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट में वो उतना अच्छा नहीं किए हम लोग के और कुछ मिनिमम फीस देना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा इंस्टॉलमेंट हम लोग बना देते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो आराम से फीस दे सकते हैं। हम लोग के यहाँ का फीस भी बहुत कम है। बाकी जगहों के फीस के रेस्पेक्ट में आप तुलना करिएगा तो हम लोग व्यवस्था और सुविधा और बच्चों को पढ़ाई बेहतर देते हैं, लेकिन फीस बाकी जगहों से आधा है हम लोग का। ये बात। तो ये थे बीएम दुबे जी, जो डायरेक्टर भी हैं। सच्चाई ये भी है, ये छात्र जीवन बड़ा कठिनाई से निकाले हैं, इसलिए छात्रों का दर्द को समझते हैं और इसलिए अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में काफी कुछ छात्रों की व्यवस्थाएं भी दिए हैं। गरीब गुरबा तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं यदि पढ़ने वाले तेज तराज बच्चे हों तो। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना, बिहार। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह दौसा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। दौसा में मुख्यमंत्री ने खादी बाग का भी अवलोकन कर व्यवस्थाओं को जाना। इस दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट, पेट्रोलियम मंत्री और कई दूसरे दिग्गज जो थे यहां पे मौजूद रहे। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बात करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा से भयभीत है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। इश्यूज थे, उसमें महिलाओं की तस्वीरें मॉर्फ करके मिसयूज़ करने का जो मामला सामने आया, उसमें सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे जो बातें आती है, वो ट्विटर हैंडल हो या अन्य माध्यम हो, वो कितना ऑथेंटिक है, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो हमारा ये कहना था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सीमा प्रश्न के ऊपर जो कोई बयान दिए हैं महाराष्ट्र के खिलाफ में, उसके ऊपर कल कहा गया कि वो अकाउंट्स फेक अकाउंट है। हालांकि सवाल ऐसा है कि जब वो वेरीफाइड अकाउंट है तो मतलब ऑथेंटिक अकाउंट है, और वेरीफाइड अकाउंट के बारे में यहाँ पर कर्नाटक के सीएम को कोई समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के मुद्दे के ऊपर कोई पॉलिटिकल डिफरेंस तो है नहीं, एवरीबॉडी इज टुगेदर ऑन दैट इशू। तो जो अकाउंट वेरीफाइड है वो वेरीफाइड हिसाब से कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं, वो बयान को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए और कर्नाटक के इस भूमिका को महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने उसका बराबर उसका जवाब देना चाहिए, ताकि लोगों में गलतफहमी ना हो। मुझे लगता है कि सरकार हमारी
इसके ऊपर चुप्पी शादी हुई है, ये मेरा कहना जो आज मैंने हाउस में आज उठाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी इन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन विरोधी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा। देखिए, उनका भारत अलग है, हमारा भारत अलग है। वो भाजपा की जो नीति है भारत के बारे में, वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, सामाजिक तौर पर संघर्ष की बातें हैं। जो हम चाहते हैं कि हम लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को साथ में लाएंगे, ये हमारी भूमिका है और ये भूमिका को लेकर ही हम भारत जोड़ने की प्रयास हमारा है। कोई जातीय तनाव ना हो, सब मिलकर काम करें, भारत को एक रखें और भारत के आम आदमी की आवाज़ बुलंद करे, ये हमारी भूमिका है। उनकी भूमिका अलग। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। और महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे दिन सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने न्यूज वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। लव जिहाद कमेटी बनाएंगे, उसको चेक करेंगे। तो ऐसा है कि जिनका निकाह होता है या 7 फेरे होते हैं, वो भी शादी के बाद बहुत सी जगह लड़कियां जला दी गई हैं, लड़कियां मार दी गई हैं, आपस में प्रॉब्लम लफड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, कानून अपना सख्त काम करना चाहिए। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जहाँ भी मुस्लिम लड़के को हिंदू शादी करते हैं ना, वहाँ जाकर ये लोग उस लड़की को, घर वालों को इतना दबाव डालते हैं कि वो लड़की जाकर कहती कि नहीं, मुझे इसने बहका के शादी किया, बेवकूफ़ बना के शादी किया। और वहाँ जब झगड़े हो जाते हैं, जब कागज़ सामने आया शादी का तो उस पर लिखा था नाम उसका, तो उसको नहीं मालूम था क्या 5 साल साथ रहती, उसको नहीं मालूम कि मुस्लिम है क्या, सब मालूम रहता है। लेकिन आरएसएस के लोगों ने दबाव डाल करके उसको जो है कह दिया कि नहीं, लड़का हिंदू बन के शादी किया मुझसे, मेरे साथ धोखा किया। तो ये जानबूझ के हो रहा है। ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। देखिए, गलत लोग हर धर्म में है, हर मज़हब में है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी जो है वो एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि देश के 2 राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी पुराने वक्त में राष्ट्रपिता थे, जबकि पीएम मोदी नए वक्त में भारत के राष्ट्रपिता हैं। बता दें कि इससे 3 साल पहले भी अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट के सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीमा विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सीएम एकनाथ शिंदे को सलाह देते हुए सीएम बोम्मई को जैसे को तैसा जवाब देने को कहा। इंच की नहीं है, वैसे तो उनकी सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो भी इंच की भाषा करते हैं कि चाइना को इंच भी नहीं देगी, लेकिन चाइना घुस गया है। चाइना घुस, हम भी घुसेंगे। घुसने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये देश एक है, ये मसला बातचीत से सुलझ सकता है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं, इसलिए कि महाराष्ट्र में एक इतनी कमजोर सरकार बैठी है जो इस विषय पर भूमिका नहीं लेती। जिस विषय पे 100 से भी ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया है, उसके ऊपर अगर राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका भी नहीं लेते, तो बोम्मई जैसे लोग आवाज चढ़ाकर, बड़ा चढ़ाकर बात तो करें। और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की है और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ा भी हमारे साथ है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग हो रही है, क्या करेंगे? मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए। कोर्ट की न्याय प्रक्रिया के बीच में आके खुद ही को कोर्ट समझ के न्याय देना, ये कोर्ट का अपमान है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। और कोर्ट ने भी माना है कि इसमें कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए तो बोला कि 4 तारीख को हमको बताओ क्या है तुम्हारा, गलती दिखाई है ना। अमृता फडणवीस उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है ये राष्ट्रपिता है। मेरा काम नहीं। ये थे हमारे साथ जितेंद्र आवाड़, वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देशकर के साथ धवल गोलब, न्यूज़ वन इंडिया, नागपुर। पूर्व और महाराष्ट्र के अमरनाथ स्थित MIDC में एक निजी कंपनी में काम करने के दौरान मशीन का कुछ हिस्सा मजदूरों पर गिर गया, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 1 मजदूर की मौत हो गई। इस कंपनी में पाइपलाइन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रेशर कंट्रोल वाल्व बनाने का काम होता है। मंगलवार की शाम कुछ मजदूर वहां काम कर रहे थे जो इसकी चपेट में आ गए।
बिहार में जहरीली शराब कांड पर जारी सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही और जहरीली शराब से हुई मौत की जांच करने मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंची तो इस पर भी सियासत हो गई। एक तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने मानवाधिकार आयोग के दौरे को प्रोपेगेंडा बताया। तेजस्वी की माने तो कुछ लोग बिहार को बदनाम करना चाहते। दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की माने तो जब भी किसी राज्य में ऐसी कोई घटना होती है तो मानवाधिकार आयोग उसकी जांच करता है। मानवाधिकार आयोग की टीम अगर बिहार आ रही है तो नीतीश इसमें घबराने की क्या जरूरत है? क्यों परेशान है? अगर आपने झूठ नहीं कहा, कोई गलत नहीं किया, आपको छिपाने के लिए नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? और देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, स्वतंत्र संस्था है और ये बीजेपी शासित राज्यों में भी जाती है। मोरबी में जब घटना घटी, ब्रिज टूटा या उसके पहले एक शराब कांड हुआ तो वहाँ की राज्य सरकार को नोटिस देने का काम किया था आयोग ने। और इतना ही नहीं तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और उत्तर प्रदेश के जो मेंटल हेल्थ सेंटर था उसकी जांच करने के लिए फुल टीम गई थी वहाँ पर। और बिहार में जब हम लोग सरकार में थे तो 1 दर्जन से ज़्यादा जहरीली शराब से जुड़े मामलों में मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस दिया है। संबंधित डीएम को नोटिस दिया, डीजीपी को नोटिस दिया और 2 मामलों में तो मानवाधिकार आयोग ने 3-3 लाख रुपए देने का निर्देश। और बिहार में ठंड और कोहरा अब लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है, कई जगह मौत की वजह बन रहा है। मामला सुपौल से है जहां परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते ये हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हुई। सही लोग सुपौल जा रहा था एग्जाम देने और ये प्रतापगंज के पास गाड़ी में 4 चक्का, कौन गाड़ी, ट्रक था ना, हाइड्रा में टकराया तो तीनों वहीं पे रॉन्ग साइड में हाइड्रा आ रही थी। ये लोग जिसमें ये 2 बाइक से जा रहा था, एक लड़का एक बाइक पे था और दूसरा लड़का 2 लड़का एक बाइक पे था और रॉन्ग साइड से हाइड्रा आ रही थी। लगभग ये पता चला जो 5 किलोमीटर दूरी से ही रॉन्ग साइड में आ रहा है। गाड़ी तो चलता है। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? फोन के द्वारा और वहाँ से पब्लिक के द्वारा इसके मोबाइल पे। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।